नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष 2025 के अवसर पर लोगों से मुलाकात की और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी का जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आए। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा केदारनाथ के धाम से जो कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सभी को इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना है। उत्तराखंड का हर निवासी देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम दर्ज कराने में अपना योगदान देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं अपने जीवन का हर पल यहाँ के विकास के लिए लगाऊंगा। हम नई उपलब्धियों के साथ इस वर्ष को ऐतिहासिक बनाएंगे। मैं सभी को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी प्रदेशवासियों को, और उनका जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आए, उनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों, भगवान की कृपा बनी रहे। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दशक को हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड का दशक बनाना है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी हो, देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम हो, उसके लिए हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते अपना भरसक मेरा प्रयास होगा कि मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। एक एक पल और एक एक क्षण राज्य की उन्नति के लिए लगाऊंगा। सभी का आशीर्वाद जिस प्रकार से पहले मिलता रहा है उसी प्रकार भविष्य में भी मिलता रहेगा। एक बार फिर से सभी को नव वर्ष की 2025 की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा अपने कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट न दिला पाने पर उन सभी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है, जिसको कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने उनका बड़प्पन बताया है। इतने वरिष्ठ नेता अपने कार्यकर्ताओं के सामने छोटा होकर उसे टिकट न मिलने पर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों को टिकट दिलवाया जा सके। यह हरीश रावत का बड़प्पन, और जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला उनके इससे संबंध अच्छे होंगे। मैं इसको उनके बड़प्पन के रूप में देखती हूँ, क्योंकि देखिए ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। माननीय हरीश रावत जी क्या, कोई भी व्यक्ति जो शीर्ष पर बैठा हो उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सभी को संतुष्ट कर पाए, सबको रजामंद कर पाए, खुश कर पाए, और जितने मेहनतकश लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबकी झोली में टिकट डाल पाए। तो ये मुमकिन था ही नहीं। और उसके ये सब लोग इस बात को समझते भी हैं, सारे कार्यकर्ता भी जानते हैं इस बात को कि अगर एक वार्ड में एक से अधिक लोग मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, टिकट तो एक ही का होना है। तो ऐसे में माननीय हरीश रावत जी का अपने कार्यकर्ताओं से छोटे बनकर माफी मांगना मुझे लगता है हृदय जीतने वाला जैसा है, और कहीं उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि हरीश रावत जी की जगह पर कोई भी आ जाए वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, खुश नहीं कर सकता, टिकट नहीं दे सकता। लेकिन जो मायूस कार्यकर्ता है, जिसका मनोबल टूटा है, जिसका दिल टूटा है, उसके दिल पर मलहम लगाना कोई हरीश रावत जी से सीखे। और उन्होंने एक बार पुनः बड़ापन दिखाते हुए जिस तरह से क्षमा याचना की है, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनको बहुत इससे एक आशा बंधेगी कि उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। आज नहीं तो कल जिंदगी में सवेरा जरूर आए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में अब बागियों को मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से काफी लोग नाराज हैं। जहां एक तरफ भाजपा ने अपने मंत्रियों और विधायकों को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी इसमें लगे हुए हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड भाजपा का कहना है कि 2 जनवरी तक सबको मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा तो उनको पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा। अगर नहीं माने तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो बागी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।
हो सकता है हमारे कोई कार्यकर्ता किसी की नाराजगी हो, किसी की महत्वाकांक्षा हो, वो अपनी उन्होंने नामांकन भी करा लिया हो, लेकिन नामांकन वापसी की जो अंतिम तिथि 2 जनवरी है, उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सभी जो भी कार्यकर्ता जिन्होंने नामांकन किया है, सभी अपना नाम वापस ले लेंगे। इसके लिए हमारे प्रदेश स्तर पर हमारे वहाँ के क्षेत्रीय सांसद, विधायकगण और वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि किस व्यक्ति को कौन बात करेगा, इसको लेकर के भी प्रदेश स्तर की लगातार वार्ता चल रही है। इसके साथ ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं अलग होकर के एक चुनाव लड़ने, तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के प्रति समर्पित होता है, कमल का फूल उसका प्रत्याशी होता है। इसलिए कोई किसी प्रकार का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला नहीं है। अच्छा, कांग्रेस नहीं हो पाया, उनका दिल भी टूटा होगा, मनोबल भी टूटा होगा और कहीं ना कहीं मन खराब हुआ होगा, उदास भी हुए होंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि मेहनत मशक्कत करने वाले कार्यकर्ता को यदि टिकट नहीं हो पाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पार्टी से टूटता है। लेकिन पार्टी का ये पूरी जिम्मेदारी भी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पार्टी करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेंगे। अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कहाँ कहाँ ऐसे बगावती सुर हो सकते हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। टिकट तो एक ही है, मेहनत 5 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो टिकट मिलना भी एक ही को है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि सबको टिकट वितरण में हिस्सा दिया जाए? तो ऐसे में जिनके साथ भी ऐसा हमें लगेगा कि अहित हुआ है, कुछ लोग तो खाली जुबानी जमा खर्च वाले हैं कि उनकी तैयारी ना के बराबर है, जनाधार ना के बराबर है, लेकिन टिकट चाहिए था। लेकिन जो लोग वाकई मेहनत मशक्कत वाले हैं और मजबूत स्तंभ है कांग्रेस पार्टी का और जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो गया है, टिकट से वंचित वो हो गए हैं, तो ऐसे में पार्टी पूरा ख्याल रखते हुए उनको अप्रोच करेगी, उनसे संपर्क करेगी, उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अनंतो गत्वा मुझे लगता है जो कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति है वो कभी कांग्रेस से छिटक ही नहीं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का माहौल लगभग पूरा होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी और जिताऊ प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इसके साथ ही आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी दिनों में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा कि आज हमारी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के एक प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। उसी की आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में चुनाव में बूथ प्रबंधन से लेकर के हर प्रकार की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया और आगामी हमारी क्या रणनीति रही उसको लेकर के योजना बनाई गई और प्रचार प्रसार किस तरह से होगा इसको लेकर के भी कुछ बैठक में तय किया गया। नगर निगम क्षेत्र, बड़े जो नगर निगम हैं उनमें, क्योंकि अधिकांश प्रदेश भर से अधिकांश जगह से आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लोगों की डिमांड है कि हर क्षेत्र में उनकी सभा की जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी की डिमांड है कि उनके हर क्षेत्र में उनकी सभाएं की जाएं। इसको लेकर के विचार व्यक्त किए गए कि जहां पर अधिक से अधिक उपयोग जिस व्यक्ति का, जिस नेता का हो सकता है उसको वहां पर उनकी सभाओं का वहां पर आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए एक अलग से एक विभाग भी गठित किया गया है जो पूरे प्रदेश भर का ये तय करेगी कहां पर किस व्यक्ति की। निकाय चुनाव में टिकट वितरण और नामांकन के बाद कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए उनके द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी की दावेदारी प्रस्तुत की गई थी, जिसको लेकर वह लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लुंठी को दे दिया गया, जिससे वह नाराज हैं क्योंकि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को उनकी ईमानदारी का फल नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक
2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ। और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख मेहरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। और ये अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ पार्टी का ये व्यवहार है तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं अपने घर बैठूं, अपना घर परिवार देखूं। अगर मेरे 24 घंटे करने के बाद एक मेयर का टिकट नहीं मिल सकता, वो भी मेरी पत्नी को जो सक्रिय राजनीति में हो, सारी राजनीति करती हो, और आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके बारे में सारा पिथौरागढ़ जानता है, सब जानते हैं। खुद वहाँ के विधायक ने क्या कहा उसके बारे में पार्टी प्रभारी को, ये माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है। उसके बाद आपने हमको बाईपास करके आप करा दिया है, तो निश्चित रूप से मेरी नाराज़गी भी है और पार्टी के प्रति भी मैं इतनी वफादारी करने के बाद अगर पार्टी हमको ये रिजल्ट देती है, ये हमारे साथ व्यवहार पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बढ़िया तो हम क्यों अपना हमने यही किया टाइम पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है और सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन 532 नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के साथ 3,995 सभासद और सदस्य ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि प्रदेश के सभी 100 निकायों के लिए 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कुल 6,496 नामांकन दाखिल हुए हैं। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो हैं उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1567 सदस्यों द्वारा के लिए। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी नगर पालिका में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की टिकट पर इससे पहले पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व दायित्वधारी सरिता नेगी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। सरिता नेगी कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। सरिता नेगी ने 2003 से 2007 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में पशु कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी भी संभाली है। राजनीति के साथ वह सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय रही हैं। पशु बलि पर अंकुश लगाने के लिए सरिता नेगी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, कोई वरिष्ठ पुराना कार्यकर्ता हो और उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, और वो भी पिछली बार का जो प्रत्याशी रहा हो, हक तो उसी का बनता था। परंतु क्या करें, जब मान सम्मान ना मिला तो जैसे अभी सरिता जी ने कहा है कि जिस घर में सम्मान है उस घर को छोड़ देना ही चाहिए। तो मेरा तो मानना है यार, प्लानिंग हमारी ऐसे नहीं थी। आप आए, आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है और आपको जो आपका मान सम्मान है पूरा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है।
आप देखें ना, मैं कहाँ थी, मैं क्या थी। मैं भी तो एक अदरी से छोटे से कर्मचारी, मैं तो घर में कर्मचारी की बीवी थी, पर भारतीय जनता पार्टी ने हर बार मुझे सम्मान दिया, और इस बार इतना बड़ा सम्मान दे दिया कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब नगर पालिका की अध्यक्ष के मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। और पिछली बार भी जिलाध्यक्ष जब बनाया तब भी मेरे कहीं दूर दूर तक तो जिलाध्यक्ष का था नहीं, पर पार्टी को लगा कि हमें जिलाध्यक्ष बनाना है, हमें मतलब महिला को सम्मान देना है, पुरानी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना है। तो देखो, हर आदमी का अपना अपना सम्मान होता है। तो मेरा बिना शर्त के हमारी सरिता जी यहाँ पर आई हैं। ये नहीं है कि हमने कोई शर्त रखी होगी, और वो अभी हमारी कल तो मुलाकात हुई है, वैसा नहीं है, मुलाकात तो हुई है, पर ये नहीं था। सारा परिदृश्य आपके सामने है। निश्चित रूप से मुझे पिछली बार में प्रत्याशी रही हूँ, और आप ये समझ सकते हैं कि जब अनारक्षित सीट पर मैं प्रत्याशी रही हूँ, और मैंने ऐसे लोगों के साथ में फाइट की है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, वो मैंने शराब के नशे के खिलाफ में आंदोलन किया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। टिकट मुझे कट के मिला था, पहले किसी और की घोषणा हुई, बाद में मुझे मिला, तो परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन आज मैंने अपने को इतना मजबूत यहाँ पर कर दिया था कि आप जानते हैं, बच्चे और सबकी ज़बान पर सरिता नेगी था। तो पार्टी आज, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर दौर से गुजर रही है, तो आज उस पार्टी को चाहिए था कि जो भी विनिंग कैंडिडेट हैं, जो मजबूत कैंडिडेट है, उनको टिकट देनी चाहिए थी। लेकिन जब संगठन के लोग ये कहने लगे कि हमने 27 लाख रुपए खर्च किए और हम जो है कि उस पैसे के दम पर टिकट लेंगे, तो आप बताइए कि ऐसे में कौन कार्यकर्ता काम करेगा? पैसा भारी है या आदमी का समर्पण और त्याग भारी है? मैंने अपने जीवन में कभी भी आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं कि साहब भाजपा में लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जाते हैं। आप बताइए कि सरिता नेगी की तो कोई कमजोरियां नहीं है। मैं तो बिल्कुल निश्चल और ताकतवर हूँ, मेरे पर कभी कोई आरोप नहीं लगे। मैं भाजपा में क्यों शामिल हो रही है? जब किसी का कहीं ज़रूरत ना हो, किसी संगठन को, यदि उस परिवार को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। ठीक है, उसको वो घर मुबारक हो कि जिनको आज हमारी आवश्यकता नहीं है तो हम आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, संगठन सरिता नेगी के साथ नहीं है तो ठीक है, हम दूसरे संगठन के साथ आ गए जहाँ मेरा मान है, सम्मान है। यदि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने और उनकी प्रत्याशी श्रीमती सुषमा रावत जी ने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि यदि आपको वहाँ पर अपनी अपेक्षा उपेक्षित लगती है तो आप हमारे यहाँ आइए, यहाँ आपका भरपूर स्वागत है। और उन्होंने तहे दिल से गले लगाकर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो जहाँ प्यार है, जहाँ प्रेम है, वहाँ जाना चाहिए। जहाँ मन कहता है कि यहाँ सम्मान है, जाना वही चाहिए। निश्चित रूप से हम उठाएंगे, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। जहाँ हमें गलत लगेगा, हम निश्चित रूप से, चाहे हम संगठन के अंदर, परिवार के अंदर उठाएं, लेकिन हम बिल्कुल उठाएंगे। हम गलत चीज़ को कभी प्रश्रय नहीं देंगे। जो गलत चीज़ है उसका प्रश्रय नहीं होगा, जो सही है उस चीज़ को बोला जाएगा। और यदि गलत है तो क्यों गलत है, उस पर विचार होगा। क्या अभी में हुआ हमें पता नहीं चला, और ये बड़ी 1 घंटे के अंदर अंदर ये सब चीज़ें हुई हैं। यदि ये थोड़ा पहले से होती तो मालूम चलता। तो हम अपने लोगों से, बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं, वो तो 1 घंटे के अंदर अंदर ये बात हुई है कि इस तरह से ज्वाइन हुआ, जल्दबाजी। आप लोग तो समाज में पत्रकार के रूप में भूमिका निभाते हैं, तो आप लोग सारा, आपके पास साफ आईना होता है, आप उस दृष्टि से सबको देखते हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व में 2022 में जिन लोगों को टिकट मिला, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि 24 में भी उनको अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना था, उनको टिकट नहीं मिला। तो वो जो है, इसके बावजूद भी, सब बातों के बावजूद ही कि उनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, दूसरे लोगों को पीछे रखा, उनको आगे किया, उसके बावजूद भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो चुनाव में ये चलता रहता है। ये लोग जो है, आज फिर वही बात आ रही है, वही लोग वहाँ से निर्दय लेकर पर्चा भर रहे हैं कि जो है, जिन लोगों ने जो है यहाँ से जाने के बाद भाजपा में ज्वाइन करा, और आज वो भाजपा के भी नहीं रह रहे हैं, आज वो निर्दलीय रूप में जो है यहाँ पर पर्चा नामांकन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भाजपा से ही टूटकर लोग जो है निर्दलीय रूप में नामांकन भर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रत्याशी ने, किसी दावेदार ने जो है नामांकन नहीं किया है। हमारे यहाँ से सिर्फ एक ही अधिकृत प्रत्याशी ने नामांकन किया है, जो कि यशोदा नेगी है। और निश्चित रूप से सारी कांग्रेस उनके साथ चलेगी और उनको नगर पालिका परिषद के पद पर बैठाने का काम करेगी। कह दिया है कि पार्टी में जो भी है, जो नगर पालिका परिषद का टिकट है, क्योंकि महिला सीट यहाँ पर हुई है, तो किसी एक महिला उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट मिलना था, जो कि हो चुका है। लेकिन ये आरोप किसी पर लगाना कि 27 लाख रुपए देकर टिकट लिया गया या 27 लाख रुपए खर्च किए गए। मैं पार्टी में एक सिपाही के रूप में पूर्व, आज से नहीं बल्कि 2003-04 में यहाँ पर छात्र संघ का अध्यक्ष था। उसके बाद से लगभग मुझे कई साल, आज समझ सकते हैं आप कि 2003 के बाद जो 21-22 साल मुझे इस पार्टी में जो है काम करते हुए हो गए हैं। और न कभी किसी चीज़ की लालसा रही, काम किया है पार्टी के लिए और करते रहेंगे।
एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में ये जिस तरह का लांछन लगा रही हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये सरासर झूठे इल्ज़ाम है और वो आप समझ सकते हैं कि आदमी की महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ जाती है, वो किस हद तक जा सकता है कि दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। एक दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, लगभग वो ऋषिकेश में सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में काफी समय से सक्शन मशीन खराब है, जिस कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी ने समस्या का समाधान कर दिया है। सोसाइटी ने अपने खर्च से अस्पताल को सक्शन मशीन उपलब्ध करा दी है। सक्शन मशीन मिलने पर डॉक्टरों की टीम ने सोसाइटी की अध्यक्ष सरोज डिमरी का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टरों ने बताया कि यह सक्शन मशीन रोगी के वायु मार्ग और शरीर की गुहाओं से तरल पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। इस मशीन के अस्पताल में नहीं होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था। सोसाइटी के अध्यक्ष सरोज डिमरी ने बताया कि उनकी संस्था लगातार जनहित के काम करती आ रही है। अस्पताल में मशीन की कमी का पता चलने पर अस्पताल प्रबंधन को मशीन उपलब्ध कराई गई है। ये मशीन ऑपरेशन थिएटर में काम आती है, इसको सेक्शन मशीन कहते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में एक ही सेक्शन मशीन थी और उसके ख़राब होने से बड़ी परेशानी होती थी ऑपरेशन करने वालों को। तो इन्होंने मेरे को, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक मशीन की ज़रूरत है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहिए आपके हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा हमें सेक्शन मशीन चाहिए। तो हमारी समिति ने, अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी हमारी, हम लोग ऐसे काम करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे RO लगाया था और ये सेक्शन मशीन आज हम लोग हॉस्पिटल को समर्पित कर रहे हैं। इस मशीन से काय के टेस्ट होते हैं? ये मशीन जो है सेक्शन मशीन है। इसको जैसे कि पस होता है उसको ये सक्सेस करती है, वो मशीन है। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।